नमस्कार, मैं गणेश। आप देख रहे हैं जीपी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गगहा क्षेत्र के सबल सिंह पालीवाल जी के आवास पे। ये भाजपा के जिला महामंत्री वर्तमान में इनका यही पद है। और आइए इनसे जानते हैं कि इनकी पार्टी कितना तैयार है इस लोकसभा चुनाव में। लगभग ये डेली अपना जनसंपर्क करते हैं, अपना खास समय निकाल के हमसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आप दोनों भाइयों का। सर, अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, अपने अपने बारे में बताइए। स्वतंत्रता के पहले जब देश के अंदर विभिन्न तरह की आंदोलन की गतिविधियां चल रही थीं, जी उन्हीं समय में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के घोर अभाव, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा के अभाव के कमियों को दूर करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों, जिसमें मैं उल्लेख करना चाहूँगा भारत रत्न स्वर्गीय नानाजी देशमुख जी का, उनका जन्म वर्ष 1916 और मेरे बाबा स्वर्गीय ठाकुर रघुराज सिंह जी का भी जन्म वर्ष 1916। नानाजी के ही संपर्क में हमारे बाबा आए 1944 में, जब दोनों लोगों की आयु 28 वर्ष थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में के संपर्क में आने के बाद 1946 में मात्र 30 वर्ष की आयु में हमारे बाबा स्वर्गीय ठाकुर रघुराज सिंह जी ने गगहा में जिस किसान इंटर कॉलेज की स्थापना के लिए नींव रखा, धीरे धीरे 10-5 सालों में विद्यालय इंटरमीडिएट स्तर तक मान्यता प्राप्त हुआ। और वो क्रम आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर हमारे बाबा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक बने। जी इंदिरा जी की सरकार में 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ, तो जब संघ का निर्देश हुआ कि अब संघ के लोग गिरफ्तारी दें, तो इस जिले की पहली गिरफ्तारी बाबा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठों के निर्देश पर स्वयं कचहरी में जाके इंदिरा सरकार का विरोध करते हुए गिरफ्तारी अपनी दी थी। 17 महीना गोरखपुर जिला जेल में बंद रहे। मीसा कानून उनके ऊपर लगाया गया था। उनके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय तेज प्रताप सिंह जी भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष रहे। उनका भी विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, उसमें बहुत ही सक्रिय भूमिका रही। और अब मेरे बारे में बताऊं, मैं बाल्यकाल का स्वयंसेवक, अपना किशोरावस्था का विश्व हिंदू परिषद का मैं आंदोलनकारी। हम लोग टाली पे बैठ के गांव की गलियों में घूम घूम के नारा लगाया करते थे, आगे बढ़ो जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो, हम हैं हिंदी 60 करोड़, ताला देंगे तोड़ मरोड़। यह तब की बात है, मुझे लगता है आप सबका जन्म तो नहीं ही हुआ होगा। जी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में उस समय ताला बंद था, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन शुरू किया था 1985-86 में। तब की बात मैं कर रहा हूँ। जी पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, बड़े महाराज जी उस पूरे आंदोलन के प्रणेता थे, अगुआ थे, अध्यक्ष थे। उनका निर्देश गोरखपुर में विशेष रूप से घर घर तक जनमानस में घर कर गया था। हम लोग तो, चूंकि मैंने बताया, मैं तीसरी पीढ़ी का कार्यकर्ता हूँ, सदस्य हूँ, जी तो हमारी पृष्ठभूमि वही चली आ रही है। 1990 में जब मुलायम सिंह जी की सरकार में आह्वान हुआ था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हम 7 लोग बिना किसी अगुआ के 25-26 वर्ष के, जो सबसे वरिष्ठ रहे उनकी आयु रही, हम लोग की आयु तो 19 वर्ष से भी कम रही। हम 2 लोग उस समय कारसेवक के रूप में अयोध्या जाने का काम करने का काम किया था हम लोगों ने। ऐसे फिर गोरखपुर सेंट एंड्रूज कॉलेज और विश्वविद्यालय में जब हमारा 1990 के दशक में बीएससी और एमएससी का शिक्षण काल था, जब गोरखपुर में कोई आंदोलन हुआ करता था, जनसभाएं हुआ करती थी, उमा भारती जी, ऋतुम्बरा जी, अशोक सिंघल जी, ऐसे हमारे धरती सडवानी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, बड़े महाराज जी, मैं उन जिस दिन वो कार्यक्रम रखा जाता था, मैं अपनी कक्षाएं, जिसको कहते हैं बंक कर देना, मैं कक्षाएं छोड़ के मित्रों के साथ उन सभाओं में, और जब रैली के लिए लोग आते थे गोलघर की सड़कों पे, मैं उस जुलूस का मैं सबसे अगुआ बन करके मैं नारे लगवाया करता था। अच्छा। जो उस समय का मुद्दा रहा करता था, मुख्य मुद्दा हमारा श्री राम जन्मभूमि आंदोलन था।
उस आंदोलन के लिए है कि जहाँ लिया है जन्म प्रभु ने मंदिर वहीं बनाएंगे, और सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ऐसे बहुत से नारे उस समय लगा करते थे। जिस हिंदू का खून न खोला खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम ना आवे वह बेकार जवानी है। ये सब हम लोग के मनो मस्तिष्क में रहा करता था। और ऐसे बहुत से कालखंड बीते। धीरे 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 सामाजिक जीवन में, व्यस्त जीवन में आने के बाद वर्तमान में जो दायित्व संगठन द्वारा, पार्टी द्वारा समय समय पर तय किया जाता रहा, उन भूमिकाओं का निर्वहन मैं यथाशक्ति करता चला रहा हूँ। वर्तमान में गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला महामंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री युधिष्ठिर सिंह जी हैं। जैसा कि आप सुने सर, काफ़ी जमीनी स्तर के नेता रह चुके हैं और संगठन से काफ़ी वर्षों तक जुड़े हुए हैं, और उनका परिवार, जैसा कि आप बताए कि एक आंदोलनकारी के रूप में काम किया इन्होंने पूरे अपने जीवन काल में। आइए जानते हैं और इनसे बात करते हैं कि कैसा रहा सफ़र। जैसा कि बता दें सर आपको, अब तो वो मंदिर बन के तैयार हो गया है, तो उस पे आप कितना खुश हैं, उस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? वर्ष 1528 और 2024 से जोड़ेंगे तो 496 वर्ष का समय बीत गया। जिस समय तत्कालीन मुगल आक्रांता बाबर के कालखंड में हमारे आराध्य के उस भव्य निर्माण का, स्मारक का, हमारी आस्था के केंद्र का जी, और हमारी नहीं करोड़ों करोड़ों सनातनियों के आस्था के उस मान बिंदु का अपमान किया गया, ढांचा ध्वंस किया गया, और एक हमको अपमानित करने के लिए उस पर जो ढांचा खड़ा किया गया था, 77 बार लड़ाइयाँ हमारे पूर्वजों ने लड़ी हैं। गांव के गांव नौजवानों ने, बड़े बुजुर्गों ने, महिलाओं ने अपने प्राणोत्सर्ग किया। हम और आप इस दौर में सौभाग्यशाली अपने को कह सकते हैं कि अपने उन बलिदानियों का, अपनी वीरांगनाओं के प्राण देने के बाद, अपने जीवन का बलिदान देने के बाद हम और आप ये अवसर पाए हैं कि यहाँ भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। हमारी आस्था का सम्मान पूरे विश्व में एक बार हमारा परचम लहराया है। भारतवर्ष का गौरव विश्व ने देखा है। तो हम और आप यही कह सकते हैं कि अपने सभी हुतात्माओं का, अपने पूर्वजों का नमन हम सभी को करना चाहिए। बाकी जो सौभाग्य हमको आपको मिला है, उस सौभाग्य के लिए प्रभु के ही श्री चरणों में नमन करना चाहिए। जी सर, ये रही आपकी पृष्ठभूमि। आप कैसे कैसे काम किए, कौन कौन सा आंदोलनकारी आप उसमें सक्रिय रहे। आज के राजनीतिक दौर में बात करते हैं, थोड़ा उस पे सिलसिला वार तरीके से बात करते हैं। लोकसभा का चुनाव इस समय अंतिम चरण में है, लगभग 7वां चरण का चुनाव अब रह गया है। तो इस पे आपकी पार्टी कितना तैयार है और क्या उम्मीद देख रही है? मुद्दा क्या है इस बार का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव, मैं कह सकता हूं, हम लोग चुनाव प्रतिदिन लड़ते हैं। जी, अब आप पूछें कैसे? आपने देखा होगा, आप भी युवा हो गए, अच्छा काम भी कर रहे हैं, समाज भी देखता होगा। चुनाव हमारे लिए एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम संगठन का काम करते हैं, पार्टी काम करते हैं। प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का गांव से लेकर जिला, जिले से लेकर प्रदेश, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। हम समाज के बीच किसी न किसी रूप में हम जाते रहते हैं। पार्टी की योजनाओं को लेकर, पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर, किए गए कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने के लिए समाज हित में ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनके लिए हमको बराबर निर्देश मिलता रहता है, और हमारे कार्यकर्ता हम सभी लगे रहते हैं। यह कार्य करते करते, जैसे आप छोटा सा मैं उदाहरण दे दूं, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ लेने के बाद लाल किले पर जब पहली बार झंडा फहराया था स्वतंत्रता दिवस के दिन,
तो उन्होंने स्वच्छता, पूरे देश में स्वच्छता का एक आंदोलन शुरू करने का एक आह्वान किया था जनमानस से। जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको सिरोधार किया और आज तक 10 वर्षों में 10 वर्षों तक लगातार हम लगभग हर महीना 2 महीना पर हमारे किसी न किसी कार्यक्रमों में, अभियानों में स्वच्छता शामिल रहता है। हम गांव स्तर के रहने वाले हैं तो मठ मंदिर में, सार्वजनिक जगहों पे, अगर यहाँ कोई पार्क बना है वहाँ, विद्यालय हैं, अस्पताल हैं, थाना है, हम ऐसे प्रमुख स्थानों पे हमारे कार्यकर्ता जाके स्वच्छता अभियान चलाते हैं। जी। शहर है तो शहरों में भी ऐसे ही चलता रहता है। एक उदाहरण मैंने छोटा सा दिया था। ऐसे ही सेवा के अनेक कार्य हमारे कार्यकर्ता करते हैं। चुनाव जब उसी बीच आता है तो हम उन्हीं कार्यक्रमों के साथ साथ चुनाव अभियान में भी लग जाते हैं। तो जैसे चुनाव की तैयारी आप कह रहे हैं, तो हमारी तैयारी तो प्रतिदिन चलती रहती है। चुनाव उसी बीच आ गया, हम और थोड़ा सक्रिय रूप में उसमें लग गए। अपने चुनावी भूमिका के बारे में जो हमारा दायित्व है उसमें हम सब लगे हुए हैं। और पूरे देश में जिस तरह का वातावरण है, उत्तर प्रदेश जिस तरह से नेतृत्व करता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मैं यह आपको पुनः दावे के साथ कह दूं, पूरा भारतवर्ष एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एक बार पुनः समर्थ भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत, यह पुनः बनेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। गांव-गांव की महिलाएं, नौजवान, किसान, मजदूर, वनवासी, गिरवासी और जो हमारे दलित भाई हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शहरों में रहने वाला वर्ग है, पूरा देश 140 करोड़ देशवासी नरेंद्र मोदी जी का साथ देने के लिए तैयार है। कि 2014 में जब सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये ऐलान किया था कि युवाओं को उनके भविष्य के लिए लगभग 2 करोड़ रोजगार की बात सुनिश्चित कराने के लिए, मुहैया कराने के लिए बात कही गई थी। तो वो कितना सफल हो पाया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? रोजगार के मामले में जरा हम सबको भी ध्यान में रखना चाहिए। एक होता है सरकारी सेवा, जी। जिसके लिए सरकारी विभागों में जो पद रिक्त होते हैं उसमें हमको भर्तियां आती हैं, हमको अपनी योग्यता अनुसार परीक्षाएं आदि, इंटरव्यू आदि होता है, हमको वहाँ पे जगह मिलती है। जी। दूसरा जो क्षेत्र होता है कि स्वरोजगार का, 140 करोड़ देशवासियों का यह भारतवर्ष है। जी। किसी भी सरकार की बात रही हो, जब हम रोजगार की बात करते हैं और नौकरी शब्द की बात करते हैं, तो नौकरी इस देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक जो आंकड़ा है, उस हिसाब से आप प्रतिवर्ष 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ लोगों को सरकारी सेवा में नहीं रख पाएंगे। जो हम सब कहते हैं रोजगार की बात, हम लोगों को, हम माने हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकारें हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हम युवाओं को ही ना कहिए, हम किसानों को भी, हुनरमंदों को भी, जो हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 17-18 प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को शामिल किया है। ऐसे जो हमारा जो मछुआरा वर्ग है, कई प्रदेशों में जो समुद्र के किनारे का काम करने वाला मछुआरा वर्ग है, ऐसे सभी लोगों को स्वरोजगार का बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिस तरीके से एक अभियान लेकर पूरे देश में सरकार काम कर रही है, मैं उस आधार पे कह रहा हूं कि इस देश का युवा निराश कतई नहीं है। विपक्षी पार्टियां, चूंकि उनको भी चुनाव लड़ना है, तो उनको किसी न किसी मुद्दे पे बात करना है। अपने अंदर झांक कर देख लें, जब जब उनकी सरकारें रही हैं, रोजगार के मुद्दे पर या अन्य किसी भी मुद्दे पर क्या क्या उन्होंने कार्य किया है, या किसी से छुपा नहीं है। युवाओं के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विभिन्न तरह का योजनाएं हैं, स्टार्टअप योजना है, स्टैंडअप योजना है, और भी कई प्रकार की योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ये हमारा प्रधानमंत्री स्किल योजना नहीं मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम युवाओं को ही अवसर देते हैं कि वो अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करें, लोगों को रोजगार दें और जीवन में स्वयं प्रगति करें,
10-20 परिवारों का और पेट पालने का काम करें। जिस क्षेत्र में जो बांसगांव का क्षेत्र है, वहाँ पे जो कमलेश पासवान आपके सांसद जी, इस बार टिकट उनको फिर से मिला हुआ है। ग्रामीणों का या फिर जो जनता यहाँ की है, उनसे काफ़ी रुष्ट है। ये सवाल करती है कि वो जनसंपर्क नहीं करते हैं। इस 5 साल के जो उनका कार्यकाल रहता है, जनता तक अपनी बात नहीं रखते हैं, उनका हाल चाल नहीं लेते हैं। क्या कोई बेहतर कैंडिडेट भाजपा को देखना चाहिए उनके बजाय? बेहतर कैंडिडेट देखना न देखना, शायद मैं कह सकता हूँ कि मेरे क्षमता, मेरे लेवल की बात नहीं है। हमारा आदरणीय प्रदेश और केंद्र नेतृत्व उसके लिए निर्णय लेता है, हम सबका वो विषय नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की किसी भी लोकसभा में मुझे लगता है लगभग एक औसतन 20 लाख मतदाताओं का क्षेत्र होता है। एक लोकसभा में 5-5 विधानसभाएं हैं। भौगोलिक सीमा भी आप देख लेंगे तो बहुत बड़ा होता है। गांव की संख्या आप जोड़ना चाहेंगे तो भी लगता है सैकड़ों से ऊपर हो जाएगा, हजारों में हो जाएगा। अब किसी सांसद से दल के प्रत्याशी हों या वर्तमान में हमारे दल के सांसद जी हैं और प्रत्याशी भी हैं, उनसे कोई अपेक्षा मेरे ख्याल से मैं अपने बारे में कह सकता हूं, नहीं रखना चाहिए कि इन सभी हजारों गांवों में घर घर तक, सभी मतदाताओं तक कोई चुनाव में पहुंच जाएगा, सबके तक उसकी बात पहुंच जाएगी। इसीलिए पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कैडर है, जिस तरह का हमारा संगठन है, हमारे यहाँ जिले के बाद जैसे 4-4 मंडलों का, मंडल शब्द हम लोग बोलते हैं, एक विधानसभाओं में 4-4 मंडल है, मंडल का कंसेप्ट हमारा है। उसमें हमारे शक्ति केंद्र हैं, 6-7-8 बूथों को मिला के हमारा शक्ति केंद्र बनता है। बूथों तक पे हमारी समितियां हैं, 11 की समितियां हमारे बूथों तक हैं। बड़ा बृहत्तर हमारा संगठन है। इन सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम अपने प्रत्याशी का, अपने सांसद का, पार्टी की नीतियों का घर घर तक प्रचार प्रसार करने का हम अभियान चलाते हैं। हमने आपसे कहा ना कि हम चुनाव, तो हमारा एक पड़ाव है बीच में आया, हम चुनाव भी लड़ लिए, हम प्रतिदिन चुनाव लड़ते हैं। हमारे कार्यकर्ता किसी न किसी योजनाओं को, किसी न किसी कार्यक्रमों को लेकर प्रायः लोगों के संपर्क में रहते हैं। हम गांव के लोगों से मिलते हैं, बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, हर परिवारों में जाते हैं, लाभार्थी परिवारों में जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आगे किन किन परिवारों का चयन किस योजनाओं में करना है, उनके बारे में हम सब विचार करते हैं, अब दिए गए निर्देश का पालन करते हैं। छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे दूं, पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यह घोषणा किया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी लोगों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और सरकार बनने के बाद ऐसे सभी बड़े बुजुर्गों को अब अपने स्वास्थ्य के बारे में अपने परिवार के ऊपर, जिसको कहते हैं आश्रित होने की आवश्यकता अब नहीं रह जाएगी। यह मैं एक स्लोगन के रूप में कह दूं कि जिस बुजुर्गों का, उसके परिवार में दुर्भाग्य से कोई नहीं होगा, उसको भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिलने वाला आयुष्मान योजना उसका सहारा बनेगा। यह विश्व की अनोखी योजना जो पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, आगे इसका दायरा इस तरह लिया गया है। तो इस योजना में 70 वर्ष की अधिक आयु के हमारे बुजुर्गों का नाम शामिल करने का अभियान पार्टी ने शुरू कर दिया था। अच्छा। हमारे कार्यकर्ता घरों घरों में जाकर ऐसे अपने बड़े बुजुर्गों को चिन्हित करके हम उनका फॉर्म भरवा चुके हैं जी। अब आप कल्पना करिए कि हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता कितने बहादुर हैं, कितने सक्रिय हैं। तो सांसद जी अपने ढंग से संपर्क कर रहे हैं, विधायक जी अपने ढंग से संपर्क कर रहे हैं, और हमारा जो ये हजारों का कार्यकर्ता तंत्र है, वो अपने ढंग से परिवारों तक पहुंच के हर परिवारों के चौखट पे अपना माथा टेकने का काम कर रहा है। यह मान के चलिए, कोई परिवार अछूता नहीं रहेगा, किसी कोई नाराजगी नहीं रहेगी।
रहा सवाल, इतना बड़ा क्षेत्र है, हम आप परिवार वाले हैं, हमारे परिवार के ही बच्चे कभी कभी परिवार के हो सकता है, हमारे परिजन हमसे नाराज हो जाएं, सबके अपने अपने विषय रहते हैं, छोटी छोटी कभी कभी कोई बात रहती है, लेकिन उन शिकायतों कोई अर्थ नहीं है। सभी लोग सामूहिक रूप से मिलकर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर मतदान करके पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बनने का काम करेंगे। मैं यही कह सकता हूँ। 2000 का जो 19 का चुनाव था लोकसभा, ये बांसगांव क्षेत्र जो पड़ता था, वहाँ का जो परिणाम आया वो लगभग कमलेश पासवान जी 1.5 लाख वोटों से सदल प्रसाद जी को चुनाव में मात दिए थे। तो इस बार आप इंडिया गठबंधन जो है वो कितना बड़ा चुनौती भाजपा के लिए इस वक्त सामने खड़ा हुआ है, उनके प्रत्याशी को आप कैसे देखेंगे? इंडी गठबंधन कहिए, इंडी गठबंधन बड़े ही साजिश के साथ नाम रखा गया था, जिसको हम लोगों ने शुरू से ही घमंडिया गठबंधन कहा था। कोई वैचारिक तालमेल नहीं, जितने भी इसके घटक दल हैं। एक हास्यास्पद बात मैं बता दूं जरा, दिल्ली में भी कल चुनाव हुआ, कल मतदान हुआ था। कांग्रेस पार्टी के जो सर्वे सर्वा स्वयं को मानते हैं, वो जो परिवार है नकली गांधी परिवार, वो जो अपने घर से निकला तो मतदान केंद्र पर गया तो पर्ची लेके उसको अपने ही बूथ पर अपनी ही पार्टी का उसको सिंबल यानी निशान अपना प्रत्याशी नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जाके वहां किसको वोट दिया होगा, यह जरा विचार करने का विषय है। घर से निकला और मतदान केंद्र पर गया, उनका निशान नहीं दिखा। यह जो तत्कालिक प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के खौफ से बनाया गया जो गठबंधन है, इसका न कोई एजेंडा, न कोई कार्यक्रम, न देश हित की कोई सोच। जब हम कहते हैं कि अखंड कश्मीर, जब हम कहते हैं अनुच्छेद 370 समाप्त करके इस देश ने बहुत बड़ा कलंक, इस देश के अंदर जो कलंक कश्मीर के अंदर था वो समाप्त किया, बहुत से लोगों ने सराहना किया। इस घटक दल के लोग इस घमंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं आज भी अपने घोषणा पत्र में कहीं न कहीं कहती हैं कि हम 370 को पुनः कश्मीर में लागू करने का काम करेंगे, लेकिन इस देश का जो करोड़ों करोड़ों जनमानस है, राष्ट्रभक्त जनमानस है, इस गठबंधन की इस दावे को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ऐसे बहुत से अवसर हैं। अभी आपने देखा होगा पौष मास के शुक्ल द्वादशी को, अर्थात अंग्रेजी तिथि से बोले तो 22 जनवरी 2024 को जी, जब श्री अयोध्या धाम में भगवान का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विश्व के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था, जिस समय हमको अपने अपने आस्था के साथ जुड़कर हमको कम से कम, हम नहीं कभी समय दे पाए लेकिन नमन करना चाहिए था। अगर हमने पूर्व में कहीं पाप किया है उसको पाप को धोने का काम करना चाहिए था, लेकिन इस गठबंधन के लोगों ने ऐसे समय में भी उनको जब निमंत्रण गया उसको ठुकराने का काम किया, और नहीं तो बेहद ही शर्मनाक, अपमानजनक और मैं कह सकता हूं कि लज्जाजनक उन्होंने बयान भी देने का काम किया था कि यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यक्रम है, इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इससे शर्मनाक बात, इससे और निंदनीय बात क्या हो सकती है कि करोड़ों करोड़ों सनातनियों की भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम इन सबों ने किया है। यह सनातनी समाज, यह बहुसंख्यक समाज या राष्ट्रवादी समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। यह गठबंधन कहाँ जाके गिरेगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में 1 जून को मतदान होने के बाद आप सभी देख लीजिएगा। जैसे भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो सुचारू रूप से चल रही हैं, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है जो मुफ्त राशन की योजना चलाती है सरकार, 5 किलो जो मुफ्त राशन गरीबों को दिया जाता है, बीपीएल कार्ड धारकों को, वहाँ पे जो भारत की कुल आबादी है वो 140 करोड़ है लगभग, ये अनुमानित है। तो और उसमें से आपकी पार्टी दावा करती है कि लगभग 80 करोड़ परिवार उसके दायरे में आते हैं। अगर देखा जाए इस सरकार को तो ये गरीब बनाने का काम कर रही है। नहीं, 80 करोड़ परिवार नहीं है, परिवार में 4 या 5 की संख्या मानी जाती है, तो 80 करोड़ जनमानस हो गया जी। जरा इसके विषय में मैं थोड़ा पहले की बात कर लूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दुर्भाग्य से मैं कह रहा हूं, तत्कालीन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के
पक्ष में 16 में से 14 मत आने के बाद भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने की इतनी लालसा थी कि षड्यंत्र करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पीछे किया गया। और अब एक शब्द मैं बोल रहा हूं, कोई अन्यथा न लेगा, बड़े ही बेशर्म की तरह प्रधानमंत्री पद लेने का काम जिस व्यक्ति ने किया, जिसकी देश के विकास में, देश की आस्थाओं के सम्मान में, देश के करोड़ों करोड़ गरीबों के जीवन में कैसे उत्थान हो सकता है, उसके बारे में न कोई चिंतन था, न कोई विचार था। तब इस देश का क्रांतिकारी देश के लिए अपना प्राणों का उत्सर्ग कर रहा था, तब वह बैठ के देश के संसाधनों का लाभ उठाकर अंग्रेजों की चाटुकारिता करने में लगा था। खैर, उसके बाद में आता हूँ, जब इनके हाथ में दुर्भाग्य से इस देश की बागडोर चली गई, इस देश का जो गरीबों के लिए योजनाएं बननी चाहिए थी, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के, उस समय के गरीबों के जीवन में जो उत्थान होना चाहिए था, ऐसा कोई नियम इस देश में नहीं बना। इस देश की शुरुआत ही घोटाले से शुरू हो गई। सेना के लिए खरीदी जाने वाली जीप का घोटाला तत्कालीन सरकार का पहला घोटाला था। उसके बाद उसी परिवार के माध्यम से आगे सरकारें जो बनती चली गईं। एक इस देश का लौह पुरुष और हुआ स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। मैं उनके कार्यकाल को नमन करता हूं। उनको छोड़ करके जितने ये नेहरू, इंदिरा, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी, जितनी भी सरकारें इस परिवार के माध्यम से चली, सब में यह देश केवल कंगाल होता चला गया। भ्रष्टाचार तो उस परिवार के द्वारा चलाई गई सरकार का प्रथम एजेंडा था। इस देश का कितना बड़ा धन लूट के विदेशों में चला गया। तो जो गरीब तबका हमारा उस समय का था, उनके बारे में कोई योजनाएं नहीं बनी। 1962 में लोहिया जी ने संसद के अंदर नेहरू जी से कहा था कि आप गांव के अंदर सबको शौचालय बनवा दीजिए, यह इस देश के ऊपर बहुत बड़ा कार्य आपके द्वारा हो जाएगा। जिस तरह की गरीबी का चिंतन लोहिया जी के मन में था जी। और भी उस समय के बड़े बड़े लोगों के मन में था, लेकिन ऐसा कोई मन मस्तिष्क में न कोई एजेंडा, क्योंकि ऐसी कोई सोच भारतवर्ष के धरातल से कोई उनका जुड़ाव नहीं था। तो बाद की सरकारें जो धीरे धीरे आई, मैं विशेषकर कह सकता हूँ 1996 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 98 में बनी, 99 में बनी, 13 दिन 13 महीना और लगभग आगे भी 4.5 वर्ष, कुल मिला के लगभग 6 वर्ष की सरकार रही। चली थी। अटल जी के नेतृत्व में जब इस देश के नवनिर्माण का, एक नए ढंग से यहाँ के आधारभूत ढांचे के निर्माण का, उसकी स्थापना का कार्य शुरू हुआ। फिर बीच में 10 वर्ष ठप हो गया जब मनमोहन सिंह जी आए, और अब 2014 से नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एक समग्र चिंतन करने वाले व्यक्ति के यशस्वी हाथों में अब इस देश में हर तरह की योजनाओं पर काम हो रहा है। यह राशन योजना एक माध्यम है जी। हमने विभिन्न तरह की योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग के बीच उनका उत्थान करने का कार्य किया है। युवा, किसान और गरीब वर्ग, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का चिंतन सदैव रहता है, हमने सबके लिए विकास की अनेकानेक योजनाएं चालू की हैं। आप जो कह रहे हैं कि गरीब बनाने का काम, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अटल जी की सरकार में गरीबों के परिवारों में उनके भोजन का, भरण पोषण का दिक्कत समझते हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अंत्योदय योजना की शुरुआत किया था। जी। ऐसे परिवारों को 35 किलो राशन, मुफ्त का राशन, यह हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की शुरुआत थी, उनकी देन थी। तो यह परिवारों के बारे में, उनके भरण पोषण करने के बारे में चिंतन करना, मुझको लगता है इसको रोजगार से जोड़ना या उनको गरीब बनाने की दिशा में इसको कहना, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। हम सबको इस बारे में संवेदनशील होना चाहिए। इसे सरकार तमाम दावा करती है कि बिछ रहा है रोज प्रतिदिन का। मैं यहीं आपको ज्यादा दूर नहीं, यहीं गगहा क्षेत्र का एक उदाहरण दूंगा। जो गोरखपुर वाराणसी जो 4 लेन का जो मार्ग है, वो लगभग 2016 में प्रस्तावित हुआ था और वो आज तक 2024 चल रहा है, आज तक वो पूर्ण रूप से चालू नहीं हो सका। तो यहाँ कहाँ पीछे रह गई?
ठीक बात है। चिंतन आपका, बतौर पत्रकार आपने कुछ देखा है तो जी। आपका विषय उठाना उचित है। यह जो गोरखपुर से लेके वाराणसी का राष्ट्रीय राजमार्ग 29। फोर लेन के रूप में जो बनना था, बन रहा है, तो इसके बारे में जब इस सड़क की कहीं चर्चा नहीं थी पूर्व के समय में, मेरे समेत अनेकानेक लोग और भी रहे हैं, हम लोग समय समय पर इस सड़क की दुर्दशा के बारे में आवाज़ उठाते रहे। पहले के अखबारों की कटिंग मेरे पास है। मैंने समय समय पर उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी या उस समय के जो भारत सरकार के मंत्री, मैं रजिस्ट्री पत्र भेजा करता था। जी। कभी कभी वहाँ से जवाब भी आ जाया करता था। मैं ये काम मैं सामाजिक हित में या अपने को मेरे मन में हुआ करता था कि करना चाहिए, मैं किया करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और इस देश के विलक्षण मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी जब राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री बन के गोरखपुर की सभा में आए थे, उन्होंने इस सड़क को 4 लेन बनाने का उन्होंने घोषणा किया था। जिस कार्यदायी संस्था को यह कार्य दिया गया, उस कार्यदायी संस्था के द्वारा यह चूक समय समय पर होती रही है और इसके बारे में आवाज़ हम लोग भी उठाते रहे हैं। जी। हम आपकी इस बात से सहमत, बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ कि इसमें काफ़ी विलंब हुआ है। हम सबको भी इस मामले में क्षोभ होता रहा है। हम सब भी समय समय पर अधिकारी गण के माध्यम से आवाज़ उठाते रहे हैं। जो कुछ भी जहाँ कमियाँ आप देखते हैं, मैं तो अभी भी मैं पत्र लिखता रहता हूँ। इसके मामले में कार्यदायी संस्था पर प्रभावी ढंग से दबाव बनाने का काम और उसके माध्यम से सड़क को ठीक कराने का काम और 100% पूर्ण करने का काम जल्दी ही हो जाएगा, मैं यही कर सकता हूँ। उत्तर प्रदेश लोकसभा की जो सीट है वो 80 है। भाजपा को आप इस बार कितना सीट दिलाने में सक्षम हो रहेंगे? वर्ष 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, तो विपक्षी दल बड़े खुश थे। अच्छा। कांग्रेस पार्टी तो ऐसे खुश थी जैसे उसको ही सारी सीटें मिलने जा रही हैं। इस पार्टी की हालत ये हो गई, बाजा कहीं बचे जाके नाच देना है अपने को। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद भी उत्तर प्रदेश की 60-80 सीटों में से 64 सीटें जिताने का काम इस प्रदेश की महान जनता ने किया था। 16 सीटें हम हारे थे। 2014 में 71 भारतीय जनता पार्टी, 2 हमारे सहयोगी दल अपना दल ने जीता था। 2024 का जो परिणाम होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, यह पुनः एक बार पूरे भारत को अपना एक प्रभावशाली नेतृत्व देगा, एक संख्या देगा। और वह संख्या, अब मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से गांव-गांव के अंदर महिलाओं का, गरीबों का, नौजवानों का, आम लोगों का जो उत्साह है, वो संख्या पुनः आपको 80 के नज़दीक होती दिख रही है। जैसा कि आपकी पार्टी एक नारा लगाती है, अब की बार 400 पार, वहीं विपक्ष उसको उल्टा तरीके से पेश करता है, अब की बार 400 हार। तो वो कितने आश्वस्त हैं और आप लोग कितने आश्वस्त हैं, इसके बारे में जनता को बताइए। नहीं, विपक्ष 400 हार नहीं बोल रहा है। आप सबने देखा होगा कि जब हम कहते हैं कि अब की बार 400 पार जी। तो उसके पीछे, इस संकल्प के पीछे हमारा बड़ा ही विनम्रतापूर्वक आग्रह जनता से रहता है कि एक प्रचंड बहुमत देकर इन विधर्मियों के, इन विपक्षियों के और कभी भी देश के हित में बात न करने वाले दलों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा यह जनता मारे। उनको सबक सिखावे कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो देश की जनमानस की भावनाओं के आधार पर सबका सम्मान करते हुए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ही आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। अब देश के अंदर किसी का तुष्टीकरण नहीं, सबका संतृप्तिकरण होगा, सबको बराबर सम्मान मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको बढ़ने का अवसर मिलेगा। और यह जो अभी आपने देखा था, जो आरक्षण का विषय लेकर जो विशेषकर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आवाज़ उठा रही है,
आरक्षण को जिस बाबा साहब स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने अनेक विद्वानों के साथ मिलकर इस देश का संविधान बनाया, जिसके आधार पर यह देश चल रहा है, उस संविधान से खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही किया था। आप सब नौजवान हैं, हमने भी तो अभी नहीं देखा है, लेकिन जो संविधान की मूल प्रति संसद भवन में रखी, उसे छेड़छाड़ करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया। भगवान श्री राम इस देश के आदर्श हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण इस देश के आदर्श हैं, भगवान शंकर हम सबके आदर्श हैं। इन सबका जीवन किसके का उदाहरण दे करके संविधान में चित्र बनाया गया। बाबा साहब के समय में इन चित्रों से छेड़छाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी ने उसी समय किया था। 1976 में इस संविधान में एक नकली जो सेकुलर शब्द बोलते हैं, सेकुलर शब्द डालने का काम इंदिरा जी के समय में हुआ था। ऐसे बहुत से बार छेड़छाड़ करने का काम संविधान के साथ कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने भारत के संविधान का रत्ती भर भी इसका नुकसान होने नहीं देगी। हम सब एक एक कार्यकर्ता इस संविधान की रक्षा करने के लिए अपना प्राणों प्रण लगा देंगे। संविधान से ही यह देश चलेगा, यहाँ कोई दूसरा कानून नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर हम सबके लिए सर्वोपरि हैं। तो इस 400 पार के बारे में मैंने बता दिया कि हमारा जनता से आग्रह किस तरह का है। हम ऐसे अपने सारे विरोधी दलों को एक सबक सिखाना चाहते हैं, हमारी जनता सबक सिखाए ऐसे लोगों को, और 400 पार जब होगा हम सब इस देश को एक पुनः नए भारत जिसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है, देख भी रहे हैं आप सब कैसे भारत चतुर्दिक विकास कर रहा है, विश्व में हमारा नाम रोशन हो रहा है, भारतवर्ष और भारतवासियों का विदेश में कैसे सम्मान हो रहा है, देश के अंदर कैसे हर तरह की आधारभूत ढांचे का विकास हो रहा है, महिलाओं का कैसे उत्थान हो रहा है, किसानों नौजवानों के बारे में चिंतन हो रहा है। तो यह जो कहते हैं कि अब की बार 400 पार, यह जानते हैं क्या कहते हैं, हम अब की बार 400 पार नहीं होने देंगे, देख लेना 399 पर रोक देंगे, इनका यह कहना है। देख, और जिस दिन मान लीजिए एक बात कह रहा हूं मैं, इनको यह कहने का अवसर मिलेगा, देखा हमने 399 पर रोक दिया, तो यह आप कतई मान के मत चलिए कि 400 पार में कोई संशय है। इस देश की जनता कितना बड़ा प्रचंड बहुमत देने जा रही है, यह 4 जून को सिद्ध हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के जनता से रूबरू हुए, हमसे बात किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब युवा हैं, ईश्वर आपको सामर्थ्य दे, शक्ति दे। जिस महान कार्य के लिए आप सब आगे निकले हुए हैं, आप सब भी अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ें और घर परिवार देश का चिंतन करते हुए देश के नवनिर्माण में आप सब भी अपना योगदान दें, यह मेरा आग्रह भी है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सुन रहे थे सबल सिंह पालीवाल जी को, और इन्होंने अपना हर एक चीज़, हर एक पहलू, हर एक मसले पे बात किया। बात होती है कि जो जनता है यहाँ की, उत्तर प्रदेश की और बांसगांव क्षेत्र की, वो 1 तारीख को कितना जम के मतदान करती है, किसके पक्ष में करती है, वो 4 जून को रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा। ऐसे ही खबर के लिए देखते रहे जीपी न्यूज़ नेटवर्क। मेरे यानी गणेश के साथ कैमरा पर्सन अभय चौबे। धन्यवाद।